सभी को नमस्कार। आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सबके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इस एक्सरसाइज को जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, पहले तो वीडियो को अंत तक देखें। कोई भी कमेंट हो तो उसमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जल्दी से, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसकी वीडियो कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, सारे वो मैं आपको पहले की वीडियोस में सब इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियो उनमें मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब एक्सरसाइज करने में जिन्होंने वो वीडियो देख रखी होंगी उनको आसानी से जो वीडियो है वो समझ में आएगी, इसके क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसमें मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा। इसमें क्या करना है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है हमें बतानी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। टोटल जो है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया ना, तो और ये भी बता रखा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो आप ऐसा मान लीजिए, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है ना, नंबर ऑफ बॉयज़, वो जो है आप x मान लीजिए, है ना। बॉयज़ की संख्या आपने क्या मान ली, x, और जो गर्ल्स की संख्या है वो इसमें खुद गर्ल्स की संख्या आपने क्या मान ली, y मान ली। फॉर एग्जाम्पल, हमें दो चर जरूर मानने हैं इसमें, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, दो चर राशि में रैखिक समीकरण। तो हमने एक की x मान ली, एक की y। अब इसमें कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी y, वो लड़कों की संख्या यानी x से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये y जो है ऑलरेडी x से 4 ज़्यादा है, y ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, क्योंकि y लड़कियों की संख्या है। और ये है इक्वल का साइन। तो इक्वल का साइन का मतलब हो गया हमें दोनों को इक्वल करना है। दोनों तरफ की चीज़ें जो है आपस में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 4 ज़्यादा है x से। तो हम कैसे इक्वल करें, या तो y की वैल्यू 4 कम करें या फिर x की वैल्यू भी 4 बढ़ा दें। तो जो ईजी है वो हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू में 4 बढ़ा दिया। तो यानी अब y जो है पूरी तरीके से इक्वल हो गया x + 4 के। तभी इस इक्वल के साइन की वैल्यू है यहाँ पर, अदरवाइज नहीं थी, क्योंकि y था ही नहीं x के इक्वल, y तो 4 ज़्यादा था। जैसे हमने 4 प्लस किया x में, तो y जो है वो x + 4 के इक्वल हो गया। अब इसमें x और y वाले एक तरफ कर लो, बिना संख्या वाला एक तरफ, बिना x y वाले एक दूसरी तरफ। 4 को हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, x वहीं रहने तो y उधर जाके माइनस का हो गया। इसी समीकरण को आप सीधा करके लिख सकते हो, x - y = -4। तो ये एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब जो है आप इसका जो है ग्राफ खींच के दिखा सकते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि हम जो है इस तरीके से कोई एक टेबल बना लेते हैं पहले। उसमें जो हम वैल्यू अपने पास से पुट करते हैं, एक तरफ x लिख लिया, एक तरफ y। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने अगर x की वैल्यू 1 मान ली, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, -y = -4 है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो -y ऐसे ही रह गया, -4 तो है ही, 1 को उधर ले गए, 1 भी उधर जाके माइनस का हो गया। तो यानी -y = आपका -4 और -1 जुड़ के -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये y की वैल्यू 5 इसमें रख दो। यानी x की वैल्यू अगर आप 1 मानते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, x की जगह 0 ले सकते हो, 1, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, डेसिमल में मत लेना, उसको फिर ग्राफ में लोकेट करने में परेशानी आएगी। हालांकि आती नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की जगह आप मान लो 0 रख लेते हैं। अगर x की जगह अगर आप इस समीकरण में 0 रख दोगे तो -y = क्या बचेगा, -y = बचेगा -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू यानी इसके 2 पॉइंट हमने पता कर लिए। 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक 1,5 कोमा लगा के हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला मान x का, दूसरा मान y का, ऐसे हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। दूसरा 0,4। अब अगर हमें मान लीजिए ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करनी है तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, है ना। 1,5 और 0,4 इनको हम ध्यान रखेंगे, अलग पेपर पे नोट कर लेते हैं इनको। अब मान लीजिए मैंने आपको जो बताया था, जैसे कि आपके जो पॉइंट्स थे
वो कितने थे, एक आया 1,5 और एक आया 0,4। इन्हें हमें ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले तो आप एक एक्स एक्सिस खींच लेंगे, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे पॉइंट जो इस साइड में होते हैं, राइट साइड में प्लस के होते हैं एक्स एक्सिस पे, और लेफ्ट साइड में माइनस के। मान लीजिए ये बीच में तो आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है 0,0। ये मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट लगा दिए। ग्राफ पे ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं खाने, हर खाने पे आप एक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5। इधर भी हर खाने पे एक नंबर दे दो, -1 -2 -3 -4, ऐसे है ना, -5। ऐसी वाई एक्सिस पे जो ऊपर की संख्या होती है प्लस की होती है, हर खाने पे एक एक करके नंबर देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। इधर भी नीचे की तरफ -1 -2 -3 ऐसे करके हमने कर दिया। अब जैसे हमें 1, पॉइंट इस पर दर्शाना है अगर हमें 1, पॉइंट इस पर दर्शाना है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो 1,5 मतलब x की वैल्यू 1 है और y की 5 है, तो x अक्ष पे हम 1 चलेंगे प्लस का, यहाँ तक आ गए। फिर y अक्ष के लिए 5 तक जाएंगे, तो 5 तो ऊपर होगा, 4 के भी ऊपर यहाँ पे, और हमने 5 तक दिखाया नहीं, यहाँ कहीं होगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1,5, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 1,5। ये लाइन्स को मैं जो है यहाँ से रब कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बताया था। तो 1, पॉइंट मैंने निशान लगा दिया। अब हमें दिखाना है 0,4। 0 है x की वैल्यू, तो इसका मतलब x अक्ष पे हमें चलने की जरूरत नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमें ना इधर जाना है दाएं ना बाएं, लेकिन y की तो 4 है, तो y के लिए हमें 4 पे जाना पड़ेगा, और वो है यहाँ पर। तो ये पॉइंट जहाँ मैंने निशान लगाया ये आपका 0,4 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 2 पॉइंट प्रदर्शित कर दिए, एक ये वाला 1,5 और एक ये, है ना। हमने ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, एक कहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाते हुए जो है स्केल रख के लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपका क्या खिंच गया, ये ग्राफ खिंच गया। तो इस तरीके से जो है आपका किसी भी लाइन का जो है, किसी भी रेखिक समीकरण का जो है आप ग्राफ खींच सकते हैं पॉइंट लगाकर। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आई होप सबको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसका करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन की भी मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा दे रहा हूँ, ग्राफ आप खुद रिप्रेजेंट करना। इसमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है ना। अच्छा, उसमें एक चीज़ और कही थी, उसमें जो अभी मैंने आपको इक्वेशन कराया था उसमें हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात भी करनी थी, है ना। ग्राफी विधि से हल करना था, और हल करने के बाद आंसर और बताना था। वो आंसर और मैं आपको बता देता हूँ कि वो आंसर आया कैसे होगा। तो 1 मिनट उसको हम वापस ले जाएंगे। देखिए, उसमें ये कहा था कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 10 हैं। क्वेश्चन में ये कहा था, है ना। अब देखो, जब हम 1 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 आ रही है, तो लड़के और लड़कों की संख्या का टोटल 10 भी तो आना चाहिए। तो इसका मतलब 1,5 तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, 0,4 भी नहीं हो सकता कि भाई एक की संख्या 0 आ जाए। लड़कों को हमने x माना था, लड़कियों को y माना था, कि x की वैल्यू 0 आ जाए, लड़कियों की 0 हो जाए, लड़कों की 0 हो जाए और लड़कियों की 4 हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो देखो, 1 रखने पे 5 आ रहा था, 0 रखने पे 4 आ रहा था उस समीकरण में। हो सकता है कि 2 रखने पे क्या आ जाता, 6 आ जाता, या 3 रखने पे हो सकता है कि 7 आ जाता। लेकिन अगर 3 रखने पे 7 आता, तो देखो 3 + 7 कितना होता है, 10। यानी अगर वो जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी ना, उस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें x की वैल्यू अगर आप जो है कितनी रख कर देखते, x की जगह पे ऊपर 3 रख कर देते, तो पक्का y की वैल्यू कितनी आती, 10 की जगह पे 7 आती उस समीकरण में, जो वो समीकरण बनी थी इस ग्राफ की। तो 3 और 7 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ग्राफ विधि से इस तरीके से जो है आप उसमें पता लगा सकते हो। ओके, अच्छा, अब हम वापस उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में जो मैं बता रहा था कि 5 पेंसिल, इसमें भी जो है हम पेंसिल जो है ऐसे मान लो कि पेंसिल जो है आपकी क्या हो गई, x हो गई, और जो आपके पेन हो गए यानी कलम, वो आपके y हो गए। अब जैसे इसमें कह रखा है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक पेंसिल का मूल्य x माना है तो 5 पेंसिलों का 5x हो जाएगा। एक पेन का y माना है मूल्य हमने, तो 7 पेनों का कितना हो जाएगा, 7y। और इन दोनों का मिला के कितना दे रखा है, 50 रुपये, तो बराबर 50 के इक्वल हो गया। ये समीकरण 1 बन गई। ऐसी जो है 7 पेंसिल और 5 कलम है, आपकी बार 7 पेंसिल है तो 7x और 5 कलम है तो 5y, और इक्वल्स टू कितना, 46 रुपये। तो ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। तो इस तरीके से जो है आपकी ये दोनों समीकरणें बन गई। बाद में आप इन दोनों के ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी का ऐसा आ जाएगा, किसी का ऐसा आ जाएगा। जहाँ भी समझ लो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, उस पॉइंट को आप नोट कर लेना। जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करोगी, मान लो वो 2,5 आ गया, जो भी आया,
वही पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। उसमें जो पहला वाला मान होगा वो x का हो जाएगा, दूसरा वाला मान y का हो जाएगा। अर्थात आपको एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा और एक उसका पता चल जाएगा पेन का। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता चुका हूँ और पहले जो वीडियो उनमें भी बता चुका हूँ, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं या समपाती। ये भी मैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें देखो पहली एक समीकरण का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली समीकरण में आप देखोगे कि 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी समीकरण उसमें 7x + 6y - 9। तो अगर हम पहले सवाल में देखें तो a1 की जो वैल्यू है आपकी a1 की पहली समीकरण से a1 b1 c1 आ जाएंगे। x के साथ जो है वो a1 हो गया, यानी a1 की वैल्यू 5, y के साथ जो है वो b1 हो गया, तो माइनस का है तो माइनस का लेना पड़ेगा ना, तो माइनस का 4, c1 जो है आपका अचर पद हो जाएगा जो कि 8 हो गया। दूसरी समीकरण से आपके a2 b2 c2 आ जाएंगे। आपको पहले क्वेश्चन में देखना है, दूसरी समीकरण में देखिए x के साथ 7 है तो a2 की 7, b2 6 हो गया क्योंकि y के साथ 6 और c2 की वैल्यू -9। अब आप इनका रेशियो निकालो, यहीं पे निकाल देते हैं रेशियो, a1/a2 है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकालो। तो देखो 5/7 बनेगा, ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं। 4/6 जो है जरूर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 8/9 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू अलग अलग आई। अगर तीनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो इसका मतलब होता है उन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है, और एक अद्वितीय हल होता है तो इसका मतलब वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पहली समीकरण का आंसर हो जाएगा कि ये एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, फिर दूसरी का जैसे अगर आपको पता करना है आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो शॉर्टकट तरीके से। इसमें ये a1 है जो x के साथ है, पहली समीकरण में जो x के साथ है वो आपका कौन है, a1 यानी कि 9, और दूसरी समीकरण में x के साथ है वो 18, तो 9/18 का रेशियो हो गया, 9 × 9 9 दूनी 18। और y के गुणांक देख लो 3/6, तो 3 × 3 3 दूनी 6, और अचर पद देख लो 12/24, तो 12 × 12 12 दूनी 24। तीनों का रेशियो सेम आया। अगर आपके तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो समांतर जा रही हैं, अर्थात उनका कोई हल नहीं है। तो इसमें समांतर वाला आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरे में देखो 6/2, तो इसका मतलब 2 ही 6 2 ही कम, तो 3/1 आ गया। फिर अब -3/, अब नीचे इसमें y है माइनस का, तो इसका मतलब -1 होगा, एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका भी 3/1 आ गया। और 10/9 तो किसी से कैंसिल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें शुरू के 2 इक्वल आए, तीसरा लगाए। अगर शुरू के 2 इक्वल आते हैं रेशियो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अलग होता है, तो इसका मतलब उस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होता है, और इसका मतलब वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, पहले वाले में जो है जिसमें तीनों इक्वल होती हैं उसके अनंत हल होते हैं, तो उसमें समपाती होती हैं। दूसरे वाले में समपाती आएगा, और तीसरे में जिसमें कोई हल नहीं होता उसमें समांतर चली जाती है, तो ये तीसरे वाले का समांतर आएगा, दूसरे का समपाती। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो प्रतिच्छेद करने का मतलब क्रॉस करती है 1 पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट में समपाती मतलब कोइंसिडेंट है या कॉलिनियर भी कह सकते हो, और जो आपकी थर्ड पॉइंट है उसमें समांतर है अर्थात पैरेलल है। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि अनुपातों की तुलना कर से फिर से ज्ञात कीजिए कि ये संगत है या असंगत। संगत बच्चों तब होता है जब आपका संगत के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक में ही दिया हुआ एक पॉइंट, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि संगत और असंगत कब होते हैं। एक टेबल दी हुई है, ये इस टेबल से भी जो है वो पता लगा सकते हैं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समपाती होती हैं, कब समांतर, ये आपकी बुक में ही दी हुई है। ठीक है, कब अद्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता, यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं। देखिए संगत कब होता है, संगत तब होता है जब समपाती होती हैं। ठीक है, यानी उसके अनेक हल होते हैं, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन एक ही जगह से होकर चली जाए। ठीक है, अर्थात इसकी कंडीशन वो है कि आपके जो है सारे रेशियो बिल्कुल इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होंगे, तब आपका संगत है। असंगत कब होगा, जब रेखाएं पैरेलल होती हैं, एक ऐसे चली जाए दूसरी भी उसकी पैरेलल चली जाए, अर्थात a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला उसमें अलग होता है c1/c2, तब वो आपका असंगत होता है। ठीक है, और बाकी जब अगर वो एक ही बिंदु पे क्रॉस कर जाएं, यानी तीनों ही अलग अलग हों, a1/b2 a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो वो जो होता है अद्वितीय हल होता है, अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है वो। तो ये मैंने आपको देखो बता दिया। अब इसमें आपको बस रेशियो चेक करना है, और रेशियो चेक करके जो है पता लगा सकते हो कि वही संगत है या असंगत है क्या है, जैसा कि इसमें बताना है। आप रेशियो निकालो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारी समीकरणों में, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से देखकर अगर आपके जो है तीनों
इक्वल आ जाते हैं, तीनों इक्वल आ जाते हैं तो संगत है, और अगर आपका तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो असंगत हो जाएगा। बस इससे सीधा सा ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं, और संगत हैं तो फिर उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। यानी संगत हैं, पहले तो संगत असंगत पहचानो, और जब आपको पता चल जाए जिसमें कि संगत है, संगत कब होगा, जब या तो तीनों रेशियो बिल्कुल इक्वल आएंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल आएंगे, तो आपको, या फिर एक अगर वो एक ही, अगर आपका A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 या तो तीनों इक्वल आ जाए तब संगत होता है, या तीनों इक्वल ना आए तब भी संगत होता है, ये इसमें भी ध्यान रखना है। बस एक ही असंगत होता है कि A1/A2 जो है और B1/B2 दो इक्वल आ जाएँ और तीसरा वाला जो है वो अलग आ जाए C1/C2, तब असंगत होता है। तो अगर ये कंडीशन आए तो आपको हल नहीं करना है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है या A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो जाते हैं, तब आपको ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं ये मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है बच्चों कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे, मान लो कि जो लेंथ है उसकी वो x है ना, और ब्रेथ जो है वो चौड़ाई यानी कि y है। अब खुद का है कि लंबाई x जो है चौड़ाई y से 4 ज़्यादा है, x ज़्यादा है तो हम y को 4 ज़्यादा कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। तो y को इधर ले आओ, x - y = 4, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप पूरा परिमाप जो होता है वो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई वो, ठीक है। लेकिन अर्ध परिमाप जब होगा तो ये 2 हट जाएगा, तो इसका मतलब l + b का मान 36 दिया हुआ है, और l कितनी है आपकी x और b कितनी है y, तो x + y = 36, ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई। अब इनको आप हल कर लो, ऊपर नीचे रख के विलोपन विधि से हल कर लो चाहो तो, कहा थोड़ी किस विधि से हल करना है। तो y से y कैंसिल, x और x 2x हो गए, 36 4 40 हो गए, 2 से 40 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो दूसरी में, तो x की जगह 20 रखोगे तो y उधर 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ये आपकी लंबाई चौड़ाई आ गई पार्क की। अब देखिए छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में कहा है कि एक रैखिक समीकरण ये दी गई है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है, निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिशत करते हैं। आपको इसको देखकर एक दूसरी समीकरण बनानी है अपने पास से, लेकिन नीचे दी गई 3 कंडीशनों के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन है कि प्रतिशत करती हूँ। प्रतिशत कब करती हैं, जब एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात उसमें तीनों रेशियो अलग अलग होते हैं। तो आपको इसको देखकर एक ऐसी समीकरण बनानी कि तीनों रेशियो अलग अलग आए। मान लो मैंने यहाँ 3x ले लिया, दूसरी समीकरण में यहाँ 4y ले लिया, और यहाँ 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया अपने मनगढ़ंत। तो अब आप 2 और 3 का अनुपात आएगा, 3 और 4 का 8वां, तीनों अनुपात अलग अलग आ जाएंगे। तो इसका मतलब प्रतिशत करती के हिसाब से बन गया ये, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूँ कि मुझे दूसरी समीकरण बनानी है समांतर, समांतर में क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल आती हैं रेखाएं, बिल्कुल नहीं कट करती हैं एक दूसरे को, और वो तब होता है जब कोई हल नहीं होता। और कोई हल कब नहीं होता, जब शुरू के 2 रेशियो अलग अलग आते हैं, सॉरी सेम आते हैं, और तीसरा अलग हो जाता है। मान लो यहाँ 4x ले लिया है, यहाँ 6y, तो अगर आप 2 और 4 का रेशियो निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 और 6 का निकालोगे तब भी 1/2। तो शुरू के 2 सेम आ गए, इसको अलग रख लो, इसमें कुछ भी ले लो कि 1/2 ना है, तो मैंने 9 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो कि 1/2 ना है बस। तो दूसरी समीकरण के लिए ये बन जाएगी समीकरण, ठीक है। अच्छा, मान लो अब तीसरी कंडीशन के लिए बनानी है, तो तीसरी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी वो समीकरण मिट गई मुझसे, 3x - 4y था ना, सॉरी 8 था यहाँ पे ना, बराबर 0। संपाति, संपाति में तीनों रेशियो बिल्कुल इक्वल होते हैं, अनंत हल आते हैं। तो इसका मतलब मान लो यहाँ 4x ले लिया, यहाँ 6y ले लिया, तो अब यहाँ आप 16 लोगे, ताकि सबका 1/2 का रेशियो है। इसमें भी 1/2 का आ जाएगा, इसमें भी 1/2 का, इसमें भी 8 × 8 = 8 × 16, तो तीनों रेशियो सेम आए, ऐसी समीकरण आपको बनानी है। तो ये समीकरण जो है तीसरे पॉइंट की हो जाएगी। तो आई होप सबको छठा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो मैंने समीकरण अलग अलग कंडीशन में बना के दिखाई तीनों के लिए, वो आपको इसके आंसर में लिख दी होंगी, और जरूरी नहीं कि जो आप बनाए वही आंसर में दी हुई हो, आप कोई सी भी बना सकते हो, वो सब सही मानी जाएंगी, बस कंडीशन को अप्लाई करनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन में लिखा है कि समीकरण इसको और इसका ग्राफ आपको खींचना है, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, फिर छायांकित करना है। तो ये ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको पहले इस लाइन का ग्राफ खींचना पड़ेगा, इस लाइन का, और एक्स अक्ष तो आपकी होती, मान आपका इसमें पता क्या होगा, एक्चुअल में कोई लाइन ऐसे आ जाएगी, एक लाइन इसका, एक लाइन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और एक्स अक्ष तो आपकी ये है ये वाली,
तो इन दोनों के बीच में मिलाओ तो देखो क्या बन गया, एक त्रिभुज जैसा बन गया। ये मैंने इसको छायांकित कर दिया तो क्या बन गया, ये त्रिभुज जैसा बन गया। तो आपको यहाँ इस कॉर्नर के पॉइंट, इस कॉर्नर के पॉइंट, इन तीनों कॉर्नर के पॉइंट बस आपको जो है वो ढूंढ कर लिखने होंगे और इस भाग को जैसे मैंने छायांकित किया है वैसे करना है। तो ये काम आपको करना है। अगर आपको ग्राफ खींचना आता है तो आसानी से आप कर पाएंगे, और वो कैसे खींचते हैं वो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो आई होप सबको ये एक्सरसाइज को मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझा दिया है, जल्दी से सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डिटेल में मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको भी क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।